एक बंद ताबूत और 50 साल पुराना रहस्य और एक ऐसा सच जिसे जानने की कीमत जान से भी बड़ी थी। सच जानने की कीमत जान से भी बड़ी थी। आखिर उस बंद ताबूत में क्या छिपा था, जानिए सच, बंद ताबूत का सच। बरसों पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। दिन में भी वहां लोग जाने से डरते थे। गांव वालों का कहना था कि कब्रिस्तान के बीचों बीच रखा एक ताबूत कभी नहीं खोला जाना चाहिए। उस ताबूत के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि लगभग 50 साल पहले एक आदमी अचानक गांव में आया। उसका नाम कोई नहीं जानता था। वह हमेशा काले कपड़े पहनता और रात के समय ही दिखाई देता था। और धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रातों रात गायब होने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस आदमी को आधी रात को कब्रिस्तान के पास घूमते देखा था। और एक रात गांव वालों ने मिलकर उसका पीछा किया। वह भागते भागते कब्रिस्तान पहुंचा, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो वह आदमी गायब हो चुका था। अगली सुबह उसी जगह एक काला ताबूत मिला। ताबूत पर लोहे की मोटी जंजीरें बंधी थीं और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि इसे कभी मत खोलना। और उस दिन के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस ताबूत के अंदर क्या था। समय बीतता गया। 50 साल बाद आदित्य नाम का एक युवा पत्रकार उस गांव में पहुंचा। उसे रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखने का बहुत शौक था। और जब उसने बंद ताबूत की कहानी सुनी तो उसने ये तय किया कि वह इस रहस्य का सच दुनिया के सामने लाएगा। और गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, कुछ राज ही रहने चाहिए, लेकिन आदित्य नहीं माना। उसने रात में कब्रिस्तान जाने का फैसला किया और आधी रात के करीब वह कैमरा और टॉर्च लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। और चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब वह ताबूत के पास पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ताबूत बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था, काला और पुराना और भारी लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदम रखा हो। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। उसने खुद को संभाला और कैमरा चालू कर दिया। फिर उसने जंजीरों को ध्यान से देखा। हैरानी की बात यह थी कि जंजीरों पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगी थी, मानो किसी ने उन्हें हाल ही में बदला हो। और आदित्य के मन में सवाल उठने लगे, आखिर इतने सालों बाद भी जंजीरें नई जैसे कैसी थी। और उसने हिम्मत करके पहली जंजीर खोली। जैसे ही जंजीर जमीन पर गिरी, दूर कहीं से किसी की चीखने की आवाज आई। और ये देखकर आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने दूसरी जंजीर भी खोल दी और अचानक हवा तेज हो गई और कब्रिस्तान के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कोहरा और घना हो गया। अब उसके सामने सिर्फ ताबूत दिखाई दे रहा था, बाकी सब कुछ धुंध में गायब हो गया था। और आदित्य ने कांपते हाथों से ताबूत का ढक्कन पकड़ लिया। और एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद गांव वाले सही थे, शायद उसे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। उसने पूरी ताकत से ढक्कन खींचा। ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा और आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। और आदित्य ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। ताबूत खाली था। अंदर कुछ भी नहीं था, ना कोई कंकाल, ना कोई शव, ना कोई कपड़ा, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक पुरानी डायरी रखी थी। और आदित्य ने जल्दी से डायरी उठाई और पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो ताबूत खुल चुका है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने आगे बढ़ा। डायरी में लिखा था कि ताबूत किसी मृत इंसान को कैद करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि किसी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए बनाया गया था। वह चीज इंसान नहीं थी, वह एक ऐसी सत्ता थी जो लोगों के डर से ताकत हासिल करती थी। और गांव वालों ने उस ताबूत में कैद नहीं किया था उन्होंने उसे उस ताबूत के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में बंद किया था। और आदित्य ने यह भी पढ़ा था कि अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। ताबूत के नीचे से किसी की भारी चीज के खिसकने की आवाज आई। ताबूत एक तरफ खिसक गया। नीचे पत्थर का एक दरवाजा दिखाई दिया और वह दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें समा रही थी। और तभी उस अंधेरे से एक धीमी आवाज आई कि कितने साल हो गए। ये सुनते ही आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा। आवाज फिर आई कि मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। अब उसे समझ आ गया था कि ताबूत कभी रहस्य नहीं था, असल रहस्य उसके नीचे छिपा था। और उसने अपनी जिज्ञासा में वह दरवाजा खोल दिया था।
जिसे हमेशा बंद रहना चाहिए था। और अचानक अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी, फिर 4 और फिर 6, और देखते ही देखते सैकड़ों चमकती आंखें उसे गहराई में दिखाई देने लगी। आदित्य पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी अदृश्य हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसकी चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। और अगले ही पल कोहरा सब कुछ निकल गया। और अगली सुबह गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे। वहां ताबूत बंद पड़ा था, जंजीरें फिर से बंधी हुई थीं, मानो किसी ने उन्हें कभी खोला ही ना हो। लेकिन आदित्य कहीं नहीं मिला। ताबूत के ऊपर सिर्फ एक नई पंक्ति लिखी हुई थी, अब मैं अकेला नहीं हूँ। और उसके नीचे ताजा खरोंचों से लिखा था कि मदद करो। और उसके बाद किसी ने फिर कभी उस ताबूत को खोलने की हिम्मत नहीं की। और आदित्य के गायब होने के बाद पूरे गांव में डर फैल गया और गांव वालों ने उस रात के बारे में बात करना भी बंद कर दिया। कब्रिस्तान के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन रहस्य कभी ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहता। और 3 महीने बाद आदित्य का छोटा भाई विवेक शहर से गांव पहुंचा। उसे विश्वास नहीं था कि उसका भाई बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता है। और उसने गांव वालों से सवाल किए, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिला कि उस ताबूत से दूर रहो। लेकिन विवेक अपने भाई को ढूंढे बिना लौटने वाला नहीं था। एक शाम वह आदित्य के पुराने कमरे में गया। वहां उसे आदित्य की नोटबुक मिली और नोटबुक के आखिरी पन्ने पर कुछ अजीब शब्द लिखे थे, ताबूत के अंदर मत देखना और उसके नीचे देखना। और ये देखकर विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही वह सुराग था जिसका उसे इंतजार था। और अगली रात वह अकेले कब्रिस्तान पहुंचा और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। जब वह ताबूत के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ताबूत के सामने मिट्टी पर किसी ने उंगलियों से लिखा था कि वापस चले जाओ। और विवेक ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और ताबूत को धक्का दिया। इस बार ताबूत आसानी से एक तरफ खिसक गया। नीचे वही पत्थर का दरवाजा था, लेकिन अब वह पहले से खुला हुआ था। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा आ रही थी। विवेक ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। और कुछ देर बाद वह एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचा। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा रखा था और पिंजरे के अंदर कोई बैठा था। विवेक ने टॉर्च की रोशनी उस चेहरे पर डाली और उसका खून जम गया। वह आदित्य था, लेकिन आदित्य वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। और विवेक चिल्लाया, भैया करके। और आदित्य धीरे धीरे खड़ा हुआ, फिर बोला कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और विवेक पिंजरे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि आदित्य की परछाई जमीन पर नहीं थी। और ये देखकर उसका दिल बैठ गया। और अचानक पूरे तहखाने में किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। और विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थी, फिर 4 और फिर 8, और धीरे धीरे सैकड़ों आंखें उस अंधेरे में खुलने लगी। और तभी आदित्य चिल्लाया कि भागो विवेक, मैं आदित्य नहीं हूँ। और अगले ही पल पिंजरे की सलाखें अपने आप टूट गईं और अंधेरे में छिपी वह चीज अब उनकी ओर बढ़ रही थी। पिंजरे की सलाखें टूटते ही पूरा तहखाना कांपने लगा। विवेक के सामने खड़ा आदित्य अचानक दर्द से चीख उठा। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए पुराने आदित्य की झलक दिखाई दी। वह पूरी ताकत से चिल्लाया कि भाग जाओ विवेक, वह मेरे अंदर है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे में चमकती सैकड़ों लाल आंखें अब तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं और विवेक पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। और तभी उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर बने एक पुराने निशान पर पड़ी। और वह एक अजीब प्रतीक था जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, अंधकार को हराया नहीं जा सकता, केवल कैद किया जा सकता है। विवेक को अचानक नोटबुक की एक बात याद आई। आदित्य ने लिखा था कि ये शक्ति लोगों के डर से मजबूत होती है, यानी जितना डरोगे उतना ही ये ताकतवर होगी। और विवेक ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। लेकिन तभी अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर आई। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था, चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें आग की तरह लाल थी। वह मुस्कुराई कि एक और मेहमान आ गया है। और उसकी आवाज सुनकर पूरा तहखाना गूंज उठा। विवेक ने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो। और आकृति हंसी और बोली कि मैं वह हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कैद किया था। मैं वह हूँ जो हर डर में जिंदा रहता है। और इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया। अचानक विवेक के चारों ओर अजीब दृश्य दिखाई देने लगे।
उसे अपना बचपन दिखा, अपनों को खोने का डर और अकेले रह जाने का डर। हर वह चीज जो उसे भीतर से कमजोर बनाती थी, उसे वह हर चीज दिखी। और फिर वह घुटनों पर गिर पड़ा, लेकिन तभी उसे आदित्य की आवाज सुनाई दी कि डर मत, यही इसकी ताकत है। और विवेक ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने डर का सामना करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके सामने दिखाई देने वाले सारे भ्रम टूटने लगे और अंधेरी की शक्ति पहली बार कमजोर पड़ने लगी। आकृति गुस्से से चीख उठी। तभी तहखाने की दीवारों पर बने सारे निशान चमकने लगे और पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। विवेक ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ है और स्तंभ पर एक लोहे की पुरानी चाबी रखी थी। और आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, वही चाबी है, उसी से इसे फिर से कैद किया जा सकता है। लेकिन चाबी तक पहुंचने के लिए विवेक को उस भयानक आकृति के पास से गुजरना था। और आकृति अब पहले से कहीं ज्यादा क्रोधित हो चुकी थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह गरजी कि अगर तुमने ये किया तो तुम कभी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। और विवेक ने चाबी की ओर देखा, फिर अपने भाई की ओर और फिर उस अंधेरी की ओर जो पूरे तहखाने को निगलने के लिए बढ़ रहा था। और अगले ही पल उसने दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही वह चाबी के करीब पहुंचा, किसी ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया और वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। विवेक धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके कंधे पर रखा हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसने जैसे ही पीछे देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबे सफेद बाल, झुर्रियां से भरा चेहरा और चमकती हुई नीली आंखें। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह आदमी जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। और ये देखकर विवेक डरकर पीछे हट गया और उसने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा और बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली, मैं इस रहस्य का आखिरी रक्षक हूँ। और विवेक कुछ समझ नहीं पाया। तभी अंधेरे की वह विशाल आकृति गुस्से से गरजी और उसकी गूंज से पूरा तहखाना हिल उठा। दीवारों से पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे और बूढ़े आदमी ने विवेक की ओर देखा कि समय बहुत कम है। अगर आज ये शक्ति आजाद हो गई तो सिर्फ ये गांव नहीं बल्कि पूरा इलाका इसके अंधकार में डूब जाएगा। विवेक ने चाबी की ओर देखा। वह अभी भी पत्थर के स्तंभ पर रखी चमक रही थी, लेकिन अब अंधेरी शक्ति उसके और चाबी के बीच खड़ी थी। और तभी बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठी खोली और उसकी हथेली में एक पुराना ताबीज था। ताबीज पर वही निशान बना था जो दीवारों पर चमक रहा था। और बूढ़े आदमी ने कहा कि इसे लो, ये तुम्हें कुछ समय तक इसकी शक्ति से बचाएगा। और विवेक ने ताबीज पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। उसी क्षण अंधेरी आकृति उसकी ओर झपटी, लेकिन ताबीज से तेज रोशनी निकली और उसे देखकर आकृति पीछे हट गई और दर्द से चीख उठी। और विवेक को दूसरा मौका मिल गया। वह पूरी ताकत से चाबी की ओर दौड़ा, 1, 2, 3 कदम और आखिरकार उसने चाबी उठा ली। और जैसे ही चाबी उसके हाथ में आई, पूरा तहखाना तेज रोशनी से भर गया। दीवारों पर बने सभी चिन्ह चमकने लगे और अंधेरी शक्ति पहली बार डरती हुई दिखाई दी। वह गर्जी की नहीं, ये नहीं हो सकता। और तभी बूढ़े आदमी ने तहखाने की दूसरी ओर इशारा किया। वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा था जिसे विवेक ने पहले नहीं देखा था। दरवाजे के बीचों बीच एक पुराना ताला लगा था। उसी में इसे कैद किया गया था। और बूढ़ा आदमी बोला कि चाबी ताले में लगाओ। और विवेक दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन तभी आदित्य अचानक उसके सामने आ गया। उसकी आंखें फिर से काली हो चुकी थीं, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान लौट आई थी। और उसने कहा कि तुम देर कर चुके हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और ये देखकर विवेक रुक गया। क्या ये सचमुच उसका भाई था या फिर अंधकार उसकी शक्ल में खेल खेल रहा था? तभी आदित्य ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों से काले धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगीं। और अगले ही पल उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी दिखाई देने लगीं। हर परछाई किसी ऐसे इंसान की थी जो वर्षों पहले गायब हो चुका था। वे सभी एक साथ बोले कि दरवाजा मत खोलो। और ये सुनकर विवेक के हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी उसकी नजर आदित्य की आंखों में एक पल के लिए चमकी और आंसू की बूंद पर पड़ी। वह समझ गया कि उसका भाई
अब उसका भाई अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा था और शायद उसी से कोई संकेत देने की कोशिश कर रहा था। और विवेक के सामने सबसे कठिन फैसला था, अगर उसने चाबी ताले में लगा दी तो अंधकार हमेशा के लिए कैद हो सकता था, लेकिन शायद उसका भाई भी उसी के साथ हमेशा के लिए बंद हो जाता। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अंधकार पूरी दुनिया में फैल सकता था। और विवेक ने चाबी को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे ताले की ओर बढ़ने लगा। विवेक के हाथ में चाबी कांप रही थी, उसके सामने उसका भाई आदित्य खड़ा था। एक तरफ पूरी दुनिया को बचाने का मौका था और दूसरी तरफ उसका अपना भाई। और तहखाने में सन्नाटा छा गया, सिर्फ अंधेरी शक्ति की धीमी हंसी गूंज रही थी। और तभी आदित्य ने सिर झुका लिया। कुछ पल बाद उसकी आवाज सुनाई दी, विवेक मेरी बात सुनो। ये आवाज पहले जैसी थी, अपने असली भाई की थी उसकी। और ये आवाज सुनकर विवेक की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे भैया कहकर पुकारा। और आदित्य ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की, अगर मुझे बचाने के लिए तुमने इसे नहीं रोका तो लाखों लोग इसकी वजह से मरेंगे, लेकिन मैं आपको खो नहीं सकता। और विवेक चिल्लाया कि आदित्य की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कभी कभी सबसे बड़ा साहस अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को छोड़ने में होता है। और अंधेरी शक्ति गुस्से से गरजी। उसे एहसास हो गया था कि आदित्य उसके नियंत्रण से बाहर निकल रहा है। अचानक काला धुआं आदित्य के शरीर से निकलने लगा। वह दर्द से चीख उठा, पूरा तहखाना कांपने लगा, दीवारों में दरारें पड़ गईं, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। और पूरा रक्षक जोर से चिल्लाया कि विवेक, अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। और विवेक ने फिर से गहरी सांस ली। उसने आखिरी बार अपने भाई की ओर देखा और आदित्य मुस्कुराया और फिर धीरे से बोला कि कर दो। और अगले ही पल विवेक दौड़ पड़ा और अंधेरी शक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की। काले धुएं के सैकड़ों हाथ उसकी ओर बढ़े, लेकिन ताबीज चमक उठा। तेज रोशनी ने उन हाथों को पीछे धकेल दिया और विवेक दरवाजे तक पहुंच गया। उसने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली और चाबी घूमी और उसी क्षण पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। अंधेरी शक्ति की भयानक चीख गूंज उठी, धरती हिलने लगी, लाल आंखें एक एक करके बुझने लगी और काली परछाइयां धुएं में बदलकर दरवाजे की ओर खींचने लगी। आदित्य भी उस खिंचाव में फंस गया। विवेक उसकी ओर दौड़ा, लेकिन आदित्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर शांति थी। अब सब खत्म हो जाएगा, उसके शब्द हवा में गूंज उठे और अगले ही पल अंधेरी शक्ति और आदित्य दोनों उस विशाल दरवाजे के भीतर समा गए और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ताला फिर से लॉक हो गया और पूरा तहखाना शांत हो गया। और सालों बाद पहली बार वहां सन्नाटा था, अंधकार हार चुका था। लेकिन जब विवेक रोते हुए जमीन पर बैठा था, तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत कमजोर। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या आदित्य सचमुच चला गया था या वह अभी भी उस दरवाजे के पीछे कहीं जिंदा था? और विवेक धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसने कान लगाया। कुछ पल तक सन्नाटा रहा और फिर अंदर से फिर वही आवाज आई कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। और ये सुनकर विवेक की आंखें फैल गईं और तभी दरवाजे के नीचे की दरार से काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। इसके आगे का आगे।